इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दोस्तों, मोदी के लिए यानी नरेंद्र मोदी के लिए एक बार फिर देश के भीतर बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और हो सकता है कि मोदी को एक बार फिर कहना पड़े कि मेरी तपस्या में ही कमी रह गई थी। जी हां, यह डायलॉग आपने सुना होगा। खैर, आपको याद होगा कि किसान आंदोलन के वक्त मोदी को यही कहना पड़ा था। अब यही बात शायद मुसलमानों के आंदोलन के बाद भी नरेंद्र मोदी को कहनी पड़े, क्योंकि आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, TMC सांसद अबू ताहिर, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ET बशीर, CPI के महासचिव सैयद अजीज पाशा और CPI-ML के सांसद राजा राम सिंह भी पहुंचे हैं, पहुंचे थे कह सकते हैं। और शिवसेना, अकाली दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, RJD सभी का साथ इस प्रदर्शन को मिला और इसमें मुस्लिमों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को भी चलाया जाएगा। अब देखना होगा कि मोदी इस चुनौती का किस तरह से सामना करते हैं। उधर बढ़ती महंगाई के सवाल पर भी मोदी को राहत नहीं मिली है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट कर सवाल उठाया है, बहुत वाजिब सवाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और बढ़ती महंगाई, हम आएंगे वक्फ बिल पे भी और उस आंदोलन पे भी, उसके अलावा भी बहुत कुछ, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया है ट्वीट के जरिए, जरा उसको स्क्रीन पे ले आइए, उसके जरिए समझते हैं कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि कच्चे तेल की कीमत रही है लगातार लुढ़क, पेट्रोल डीजल की कीमतों में न घटा, कीमतों को न घटा, मोदी सरकार जनता को लूट रही बेधड़क। लंबे लंबे एक तरफा पॉडकास्ट कर मोदी जी जनता को केवल मन की बात सुनाते हैं, तेल के खेल में उलझाकर महंगाई के आंसू रुलाते हैं। मई 2014 से अब तक 34% गिरा कच्चा तेल, 10 साल में 36 लाख करोड़ रुपए का टैक्स वसूली खेल। कब होगी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती, कब तक बटोरती रहेगी भाजपा जनता से फिरौती। जी हां, कब तक बटोरती रहेगी भाजपा जनता से फिरौती। ये बात यहां पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और खासकर महंगाई के नाम पर। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर NDA घिर चुकी है। आज फिर पुलिस वालों पर हमले की खबर आई है। उधर हत्या लूटपाट भी नहीं थम रही है बिहार में, और जिस पर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा बिहार की घटना को लेकर, जरा उसको भी सुन लीजिए, तेजस्वी यादव की जुबानी सुनिए। ये आप लोग सब लोग जाने कि नीतीश कुमार जी किस हिसाब से पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं सरकार चलाने में, अपराधियों को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमने NCRB का आंकड़ा निकाला 20 सालों का। NCRB का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो है नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है। यानी आप समझ सकते हैं 25,000 केसेस जो है नीतीश कुमार जी के रहते हुए, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार जैसे मामले हुए हैं। और ये नहीं, सबसे अधिक अगर पुलिस वालों की हत्याएं या पिटाई अगर किसी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के शासन में हुआ है इन 20 सालों में, तो नीतीश कुमार जी के रहते हुए सबसे ज्यादा है पुलिस वालों की। पहले ऐसा नहीं होता था। नीतीश कुमार जी के रहते अभी 3 दिनों की घटनाओं के बारे में अभी बात की जाए तो सूचना मिल रही है कि 112 नंबर जो है मुंगेर में, उनकी भी जो है कुटाई की।
तो साफ साफ यहां घेरते हुए नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कह लें या कानून व्यवस्था कहें, उसकी लचर जो हालत है उसको बयां कर रहे थे। यहां पर साफ साफ आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव। बिहार की स्थिति और वहां के हालात पर हम हमेशा चर्चा कर रहे हैं, आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव इस बार बिहार में है और इसलिए भी बिहार ज्यादा फोकस में होगा। नायडू, नरेंद्र मोदी फेल। वक्फ संशोधन बिल की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर आज जो सियासत गर्म है उस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को आईना दिखाया है। इमरान प्रतापगढ़ी भी पहुंचे थे आज इस प्रदर्शन में। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा सुन लीजिए इमरान प्रतापगढ़ी को, और भी बहुत कुछ दूसरे नेताओं की जुबानी भी सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहां और ये आंदोलन क्या आगे बढ़ने जा रहा है या आज सिर्फ जंतर मंतर पर एक सांकेतिक आंदोलन के रूप में यह रह जाएगा, यह भी समझेंगे। और क्यों वक्फ संशोधन बिल और इसकी बात और इसकी चर्चा करना जरूरी है, यह सब हम आपको बताएंगे। पहले लेकिन सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को कह क्या रहे हैं। ये सरकार को समझने की जरूरत है, बहुत विरोध है। आप खुद कह रहे हैं, मीडिया के साथ ही कह रहे हैं कि बहुत विरोध है। ऐसे में सरकार जो तानाशाही थोपने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अगर संस्थाएं विरोध कर रही हैं तो अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए। क्योंकि सरकार क्यों तानाशाही थोपना चाहती है? वक्फ की जमीनें लूट करके अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं क्या? सर, लेकिन जो यहाँ पर मीटिंग में जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई तो और सरकार का ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि उसमें तमाम नॉट गवर्नमेंट, ईवीएम गवर्नमेंट, ईवीएम स्कैम गवर्नमेंट लास्ट 10 years। उनको हर संगठन से बात करके और उसको समाधान खोजने की कोशिश की गई। ये सरकार असहमति की कौन सी आवाज को सुनती है? किस बिल पर इसने असहमति की आवाज को सुना है? इसी देश की पार्लियामेंट में 146 सांसदों को सस्पेंड करा करके 10वें बिल पास कराए गए थे। ये असहमति की आवाज सुनने वाली बात हुई। जेपीसी का गठन क्यों किया आपने जब जेपीसी के सदस्यों की राय को सुनना ही नहीं था? ये सरकार पूरी तरह बिल कैंसिल करना चाहिए। सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। तो वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखते हुए यहाँ कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी इस विरोध पर वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB से सवाल करते हुए कहा है, पूछा है कि किस बात के लिए विरोध हो रहा है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट पेश की है, इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट किसी भी तरीके से नहीं पढ़ा है। ये बिल गरीब मुसलमान, पसमानदा मुसलमान के लिए है। जब बैठक हो रही थी तो इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों को भी बुलाया गया था। सभी स्टेक होल्डर सच में शामिल थे। उसके बावजूद विरोध करना ठीक नहीं है। इस बात पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, ये कह रहे हैं जगदम्बिका पाल। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया दांव चला है। उन्होंने कहा है कि यह बिल वक्फ संपत्ति को बचाने के लिए नहीं है और न ही अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए है, बल्कि वक्फ संपत्ति को खत्म करने के लिए है। आइए जरा सुन लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, उन्हीं की जुबानी सुनिए जरा। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। नफरत की राजनीति चलती है। अरे हाँ, देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। बिहार में ले जाएंगे इस मुद्दे को, नीतीश कुमार के खिलाफ ये देखते हुए क्या बिहार में आप ले जाएंगे इस मुद्दे को? ये तो देश में जाएगा, सिर्फ बिहार के लिए, देश में जाएगा, बिहार में जाएगा। चलिए, सुन रहे थे यहाँ पर साफ साफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि कब्रिस्तान, दरगाह मुसलमानों से छीनने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। उनके इरादे खराब हैं और वे देश में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे यहाँ असदुद्दीन ओवैसी और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे और अब चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार इसका समर्थन अगर करते हैं तो जनता उन्हें जीवन भर याद रखेगी। अगर इस बिल का विरोध नहीं करते हैं ये और बिल का समर्थन करते हैं ये तमाम नेता, चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, तो जनता उन्हें जीवन भर याद रखेगी और सबक भी सिखाएगी।
तो वक्फ संशोधन बिल से लेकर कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर बीजेपी जिस तरह घिरी हुई है, और ऐसे में 28 देशों के प्रतिनिधि देश में पहुंचे हुए हैं और खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन रविवार यानी कल 16 तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेजबानी में दिल्ली में शुरू हुआ। इन हालात में मोदी कैसे संभालेंगे खुद की सरकार और कैसे संभालेंगे देश, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खुफिया और रायसीना हिल्स डायलॉग, इन सब की बात से इतर बात जो है वो ये है कि वक्फ संशोधन बिल लाकर क्या आप अल्पसंख्यकों को ही सिर्फ निशाना बना रहे हैं, या आने वाले समय में ऐसे ही आप मंदिर के लिए भी, मंदिर की जमीनों के लिए भी कोई बिल लेके आएंगे? सवाल तो उठता है। सवाल यह भी उठता है कि जब आपने किसानों के हित का आह्वान करते हुए, जिक्र करते हुए, जब आपने 3 किसान बिल लेकर आए, जब 3 कृषि बिल लेकर आप आए, तो आपने ये कहा कि ये किसानों के हित में है, लेकिन आपने किसानों से बात नहीं की। जब आप जीएसटी लेकर आए तो इंडिया इज अ आपने फार्मर व्यापारियों से बात कंट्री, नहीं की। फार्मर जब आपने फर्स्ट। नोटबंदी की तो आपने यहाँ की जनता से बात नहीं की। ऐसे बहुत सारे मोदी ऑल सेक्टर फेल, रूल रेगुलेशंस आपने थोपे देश के ऊपर। क्या वक्फ बिल भी GDP उन्हीं में fell, से एक है? rupee fell, क्या Modi आपने also जम्मू fell. कश्मीर से Last 10 year 370 fell, हटाते only वक्त VM, PM. जम्मू कश्मीर की जनता से बात की थी? नहीं की थी। सवाल बहुत हैं, इन सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? क्या हालात बिगाड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी, और ऐसे हालात को, खुद बिगाड़े हुए हालात को क्या संभाल एक पाएंगे? घंटा रहने के क्या लायक देश नहीं है। संभाल पाएंगे नरेंद्र मोदी? 11 साल से प्रमयति जो सिद्धम। स्थिति है, उस स्थिति को और भी, उन हालात को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। चलिए इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त 4-5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और सुनील शुक्ला जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं। शकील जी, कैसे देखा जाए, आप पार्लियामेंट में थे, दोनों सदनों को कवर कर रहे हैं। पार्लियामेंट से कुछ मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है, वहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां से लेकर पार्लियामेंट के अंदर तक क्या कुछ चल रहा था, आपकी जुबानी? आज जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और वहां जो सवाल उठे वो पार्लियामेंट के अंदर भी उठे। दरअसल जो है जेपीसी बनना थी, लोग कह रहे हैं इस बात के ऊपर कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जेपीसी बनना थी, चाहिए थी इस बात के लिए कि अग्निवीर जो हम बना रहे हैं, क्या वो हमारे युवकों का भविष्य खराब कर रहा है। लेकिन जेपीसी आप उस पे बना रहे हैं जिसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी, कोई नेम चेंज करते कुछ भी नहीं। बहुत जरूरत है। आज बहुत मोदी सारे फेलियर आइटम। वक्फ बिल के समर्थन में लोग हैं, राइटिस्ट लोग, बीजेपी से समर्थित लोग, वो कह रहे हैं कि साहब इतनी संपत्ति है। ये संपत्ति किसकी है? ये संपत्ति जो है, जो भी वक्फ बिल की वक्फ के पास संपत्ति है, वो सारी मुसलमानों की संपत्ति है। वो किसी सरकार ने नहीं दी है, किसी और ने नहीं दी है, और मुसलमान ने अपने धर्मार्थ कार्य के लिए, रिलीजियस कार्य के लिए वो संपत्ति जो है वो वक्फ को दी है। तो वो संपत्ति का जो मैनेजमेंट है वो करने का अधिकार उनको ही है केवल। आज बहुत सारे लोगों ने कहा, बड़े वकीलों ने भी कहा कि कोर्ट में मोदी शानी बगड़ी सर चोर विद्या से आप किसी हिंदू ट्रस्ट में, किसी क्रिश्चियन ट्रस्ट में, किसी सिख ट्रस्ट में क्या दूसरे धर्म के लोगों को फैसला लेने का अधिकार दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसकी समस्या क्या है, उसकी जरूरतें क्या है, ये देखने का काम उसी का है। लेकिन बीजेपी की राजनीति बिना मुसलमान के चल नहीं सकती। नफरत की राजनीति है, मुसलमान को निशाना बनाते हैं। अभी हम सबने देखा कि होली जैसा त्योहार जो सदियों से मनाया जाता रहा है, अंग्रेजों के टाइम में, मुगलों के टाइम में, राजा रजवाड़ों में, कांग्रेस के टाइम में, कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं। जाने उसके बीच में कितने जुमे आए, रमजान के जुमे आए, राहुल गांधी सेकंड महात्मा गांधी, लेकिन कहीं कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। यहाँ खुद इन्होंने सवाल पैदा किया और पूरे देश में एक तनाव पैदा कर दिया। वो तो देश का हिंदू मुसलमान जो है वो आपसी भाईचारे से इस तरह बंधा हुआ है,
कि उसने कहीं कुछ नहीं होने दिया। छोटी मोटी घटनाएं हुई कुछ, वो भी नहीं होना चाहिए थी, बहुत खराब हुई, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने दिया। अब इस वक्फ बिल के बहाने वो देश में फिर से एक ध्रुवीकरण की नई कोशिश शुरू कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जो ओवैसी साहब ने बोली कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, इनके लिए ये सबसे बड़ा इम्तहान है। उन्हें एक फैसला लेना पड़ेगा। अगर वो इस वक्फ बिल का जो लाया गया है उसका विरोध करेंगे तो लोग उनको याद रखेंगे कि वो न्याय के साथ में है, वो इंसाफ के साथ है। और अगर वो सरकार के साथ जाएंगे तो इस बात को कभी कोई भूलने वाला नहीं, क्योंकि आज ये बात मुसलमान की है, कल हिंदू की भी होगी, क्रिश्चियन की भी होगी, सिख की भी होगी। लेकिन इसके अलावा जो सबसे गंभीर खतरा है कि देखिए, मुसलमान तो एक बहाना है। जो बीजेपी का असली उद्देश्य है, आरएसएस का असली उद्देश्य है, वो क्या है? यथास्थितिवाद, प्रतिगामी समाज को बनाना, जो उनके हिसाब से मनुवाद ही बना सकता है। राहुल इसीलिए बार बार संविधान का सवाल उठा रहे हैं। संविधान इसीलिए गुजरात पण मोदी ने करवाया था ना, लगाना पड़ता है, बताना पड़ता सत्ता है के लिए। मोदी जब नॉट गुड आइटम, कुछ करता नहीं है, नाम बदलता है और नफरत की राजनीति खेलता है। सबने देखा मोदी अच्छा नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह किस तरह बोल रहे थे, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, बहुत खराब मैसेज गया है। और आज की तारीख में जो दलितों की सबसे बड़ी नेता है, चाहे उनके पास सीट नहीं हो, सीटें कम हो, मायावती, उन्हें ये बोलना पड़ा कि जाति गणना तो अब जरूरी हो गई है। वो जाति गणना के पक्ष में आए और राहुल जाति गणना के द्वारा एक ही बात कह रहे हैं कि भाई जिसकी जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। जी बिल्कुल। सरकार में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? ये आज सो रही है में बहुत बड़ा इशू बनेगा। लेकिन अगर बीजेपी सीबीआई, ईडी, सुप्रीम कोर्ट सब फेल आइटम, ये सारे के सारे नेता इलेक्शन कमीशन सब फेल, इकट्ठा हुए जो ये बोल रहे हैं इंडिया बर्बाद हो जाएगा। मुसलमान के पक्ष में नहीं बोल रहे, ये इंसाफ के पक्ष में बोल रहे हैं कि इंसाफ जो है वो ये कहता है कि जिसकी संपत्ति है उसका मैनेजमेंट वही कर सकता है। टाटा बिरला तो छोड़िए, अब तो बेचारे उनका नाम ही रह गए खाली, अंबानी अडानी की संपत्ति का मैनेजमेंट कोई और कर पाएगा क्या? ओवैसी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है सारी संपत्ति जो है, दरगाहें, इलेक्शन फंड, पीएम केयर फंड, 4000 स्कैम, ये अपने मोदी ने देश को खलास कर दिया। क्रोनी कैपिटलिज्म जो है उसके अंतर्गत जो 2 4 5 दोस्त से ज्यादा नहीं है उनको ये सब कुछ देना चाहते हैं। तो ये समस्या बहुत गंभीर है और ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर समस्या, मामला बहुत आगे तक जा सकता है। क्या किसान बिल की तरह ये बिल भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ेगा? प्रशांत टंडन जी, आपसे समझना चाहता हूँ, और इंडिया फार्मर कंट्री, फार्मर फर्स्ट स्थान, फार्मर को कुछ मिलना चाहिए। आपने नोटबंदी की, चाहे आपने जीएसटी आप थोपे, चाहे आप किसान बिल लेके आए, या आपने 370 हटाया, कब किससे आपने पूछा? सवाल तो ये पूछा जाएगा। और कल वक्फ बिल जिसके बारे में अभी बता रहे थे शकील जी की, कुछ वकीलों का कहना है कि बिना मेजोरिटी बिल पास किया, वो तो जब जाएगा तब जाएगा की बात है। रद्द करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? आगाज हुआ है, सांकेतिक ही सही, आधे दिन ही सही, मुफ्त पगार ले रही है। टाइम खत्म हुआ, पुलिस वाले आके बिल्कुल भगाना शुरू कर दिए। वहां पे अपने रिपोर्टर्स भी थे, बता रहे थे जंतर मंतर पे कि कैसे इन लोगों को वहां से भगाना शुरू किया गया, दिल्ली की पुलिस ने भगाना शुरू किया। लेकिन कब तक भगाएंगे, सवाल ये भी उठता है ना, और कहां कहां से भगाएंगे? प्रशांत जी। I'm an adult. अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट हूँ। जी आवाज आ रही? हाँ आ रही। जिन संगठनों ने ये कॉल दिया था वक्फ बिल के खिलाफ, उन संगठनों का पूरे देश में नेटवर्क है। वो पूरे देश के संगठनों के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पे, जिन्होंने जंतर मंतर पर कॉल दिया था। उन संगठनों के लोग हर जिले, हर कस्बे में, आंध्र प्रदेश में भी, बिहार में भी, पूरे देश में है। तो सवाल ये कि उनको यहाँ से आप पुलिस के जरिए भगाकर इस इशू को गायब नहीं कर सकते। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है और लगभग 9.5 लाख
एकड़ की जमीन का मामला है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, जो कि बहुत सारे शहरों में बड़ी प्राइम लोकेशन पे जमीन है। शकील जी बता चुके हैं मोदी कि शाह ने कितना मोदी दोनों important बगड़ी है वो जगह और से नफरत કરી वो દેશ सारे ખલાસ issues કરી उसके નાખશે साथ। બધું वक्त વેચી की વેચી जमीन સાપ का कोई ट्रांसफर नहीं हो વેચવા છે सकता। ધંધો જ નહીં ये આટલા जमीनें જીએસટી दान ના में दी આટલા गई પૈસા અને આટલી जमीनें हैं और નોટો ये उस છાપી जमाने की जमीनें પેટ્રોલ આટલા हैं ભાવ લીધા શું કર્યું जब હારાને तमाम नवाब या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते કેટલું थे, કરપ્શન मुस्लिम, કર્યું છે जिन्होंने जमीनें अपनी दान दी हैं। वो जमीनें मदरसे बनाने के लिए, कब्रिस्तान बनाने के लिए, यतीम खाने बनाने के लिए, કરપ્શન માં આખા अनाथालय વર્લ્ડ માં बनाने મોદી નો के પહેલો लिए, નંબર આવે तमाम और ऐसे सोशल इश्यूज के लिए यूज होती हैं और रिलीजियस यूज के लिए પબ્લિક જ यूज जागती नहीं उनका कोई क्रांति ट्रांसफर नहीं करवी हो जो सकता, रोड पर आई जવું જો ને સરકારને उनका ઉઠાઈ દેવી જો कन्वर्जन नहीं हो सकता। वो આ किसी સરકાર को એક बेच કલાક नहीं પણ सकता। ચાલે એવી નહીં बल्कि जिसने अगर वक्त में एक बार दान दे दी जमीन तो उसको वापस भी नहीं ले सकता। वो वन वे वॉल्व है। लेकिन ये 9.5 लाख करोड़ 9 लाख एकड़ की जो जमीन पूरे देश में है, इस पे निगाह है बीजेपी के समर्थकों की, बीजेपी के लोगों की। સમર્થકો બધા Builders કરપ્ટેડ જ છે क्योंकि तमाम, अगर आप किसी भी शहर बात में पे जाएंगे, સુધી સારું दिल्ली में ચાલ્યું आप બાકી देख બધા रहे हैं ભંગાર ઘૂસી જાય બધા कि जो आईटीओ का इलाका है, जो प्रेस का इलाका है, ये सारा इलाका, लगभग पूरा इलाका वो वक्फ का जमीन का है। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जमीनें हैं। मुकेश अंबानी का मकान भी उसी में बना है, मुंबई में। तमाम और शहरों में बड़ी बड़ी जमीनें लोगों के पास है। तो पहली बात कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरी बात कि उसके मैनेजमेंट में आप नॉन मुस्लिम को क्यों लाएंगे? इसी बात में सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकेगा। सुप्रीम तो करती कि नहीं वो भी उसके मैनेजमेंट में राम मंदिर वो का भी ट्रस्ट करप्टेड हो बनाने गई का है। उसमें नॉन हिंदू गैर हिंदू है। चंद्रचूड़ करप्टेड निकला अभी गया के मंदिर पे गोंगो ये सब बोध गया के मंदिर पे राजीव कुमार मचा हुआ है, धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं बिल्कुल बौद्धों और हिंदुओं के बीच में। तो या वैष्णो माता देश वैष्णो खराब देवी चीज श्राइन है बोर्ड सारा है, माणसं आत्मा नहीं उसमें कशी क्या दूसरे બધા मजहब के બોગસ लोग માણસો हैं? ઘૂસી જશે क्या एसजीपीसी में दूसरे मजहब के लोग हैं? नहीं है। कोई भी मजहब क्यों अलाउ करेगा? तो जब आप बराबरी का अधिकार पे बात आएगी तो ये भी फिर ये कोर्ट में बचेगा नहीं। कोर्ट में इसके ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये सरकार करना क्यों चाहती है? इसलिए करना चाहती है कि इनको सरकार જ नहीं है ईवीएम स्कैम सरकार है इसका पॉलिटिकल ईवीएम पीएम है नो पीएम इंडिया है लास्ट 10 ईयर बहुत इमोशनल मुद्दा है मुसलमानों के बीच में। और ये मुद्दा अगर बिहार के इलेक्शन में जाएगा तो नीतीश कुमार जी बीजेपी को इलेक्शन में क्या करें? ईवीएम स्कैम चलता है ना। नीतीश कुमार को तो मिलता है, नीतीश कुमार को नुकसान होगा, चंद्रबाबू नायडू को नुकसान होगा, बिल्कुल और तमाम जगह नुकसान होगा। तो ये फर्स्ट बीजेपी ऑल के लिए ईवीएम थ्रू politically डीप बड़ा सी wise आफ्टर नहीं रिजल्ट होगा ट्रूथ रिजल्ट एंड बिहार चुनाव के बैलेट पेपर पहले इलेक्शन आप ये फर्स्ट। कर रहे हैं। पोलराइज आप इसके माध्यम से करेंगे तो पोलराइज जितना आप कर सकते थे बिहार में आप कर चुके हैं। सुप्रीम इससे कोर्ट ज्यादा पोलराइज आप और क्या करेंगे? नॉट ट्रूथ इतना जजमेंट बुलडोजर और सब करने के बाद भी अगर उत्तर प्रदेश में 62 से 33 आ गए आप, तो बिहार में क्या होगा? इससे कौन सा फर्क पड़ने जा रहा है? जी दूसरे की जो मल्टीपल चुनौतियां माल्या भी देखा है फ्रंट पे जो चुनौतियां दक्षिण भारत से चुनौतियां बहुत हम लोग चर्चा करते के विस्तार से इस पर, लेकिन फिर से डिबेट करने क्या फायदा डिलिमिटेशन का मुद्दा, भाषा का मुद्दा। अब उसमें भी चंद्रबाबू नायडू एक ऐसी पोजीशन ले रहे हैं जिसमें उनको पॉलिटिकली नुकसान होगा, क्योंकि भाषा का मुद्दा दक्षिण भारत के राज्यों में बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आपको याद होगा नायडू कि सिर्फ नरेंद्र नंदिनी नीतीश के फेल आइटम दही शब्द नेशन में फॉर फेल आइटम सरकार चली गई इनकी जी कर्नाटक में, क्योंकि इन्होंने नंदिनी के उसमें कर्ड में दही शब्द का को फोर्स किया। वहां पर वो इशू बन गया था। बिल्कुल और वो नंदिनी का इशू इतना बड़ा इशू बना नंदिनी का कि बीजेपी को नुकसान हुआ पॉलिटिकली वहां पर कर्नाटक में। तो भाषा का इशू, डिलिमिटेशन का इशू बहुत संवेदनशील इशू है दक्षिण भारत में।
चंद्रबाबू नायडू आज नहीं समझ रहे हैं तो कल इनको समझना होगा। पवन कल्याण समझ गए हैं तो वो थोड़ा बीच की बात कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो है वो टैरिफ का है। सबसे और ग्रेट ट्रम्प के मुद्दा टैरिफ है का स्टील और ईवीएम एल्युमिनियम स्कैम के का टैरिफ है। का असर दिखने वो लगा है। ईवीएम स्कैम सम उनके टेररिस्ट एक्सपोर्टर्स ग्रुप ऑलरेडी हाईजैक कह रहे हैं हाउस सरकार से कि कुछ दिस कीजिए। प्रॉब्लम लास्ट 10 ईयर। उनका माल अभी जो ऑर्डर्स है वो पेंडिंग है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है और उसका GDP सीधा gone, rupees असर gone, भारत में पड़ने जा nation रहा है। democracy शुरू हो gone। चुका है। एक्सपोर्टर्स हाहाकार मचा रहे हैं। जी नफरत और की राजनीति चलती चौथा है, देश एक बड़ा खलास हो इशू जाएगा। और बन रहा है वो है कि तेलंगाना ने 42% ओबीसी रिजर्वेशन को उनके कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, विधानसभा में गया। उन्होंने कास्ट सर्वे करवाया था। कास्ट सर्वे में 50% से ऊपर ओबीसी है, उसमें 10% मुस्लिम ओबीसी भी हैं। उनका रिजर्वेशन बढ़ाकर 42% का कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। अब ये जो बिहार में भी ऑलरेडी कास्ट सर्वे हो चुका है, राहुल गांधी ऑलरेडी 50% की लिमिट को हटाने की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में वो लिमिट हट गई। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट 42% अगर सिर्फ ओबीसी का रिजर्वेशन पकड़ी होगा पकड़ी जेल में डाल दिया जो पंचायती राज में और नौकरियों में, और एक और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जोड़ी गई है वो ठेके, सरकारी ठेके देने में भी, इंटरनल वॉर चल लास्ट 10 ईयर। सरकारी ठेके देने No में भी nation happy। रिजर्वेशन जोड़ा गया है उनके बिल में। तो ये पूरे देश में आप देखिएगा कि ये एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। जो राहुल गांधी अब तक भाषणों में कहते रहे थे, अब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। जी पब्लिक में हास्य लोगों को मुझे लगा। हमारे बहुत सारे साथी बोल रहे हैं ग्रोक पे चर्चा कीजिए। करेंगे, आएंगे, ग्रोक पे भी आएंगे। बिल्कुल। जी प्रशांत जी की आवाज थोड़ा बढ़ाइए। जी जी प्रशांत। ग्रोक पे हम लोगों ने ग्रोक पे परसों चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा और की थी हम लोगों ने। ग्रोक पे बहुत दिलचस्प बातें हैं सोशल मीडिया में। सेकेंड राउंड में आएंगे तो चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ग्रोक पे चर्चा जरूर करेंगे। जो साथी ग्रोक नहीं जानते हैं उनको बता दो, ग्रोक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए आप अपने सवालों का जवाब ढूंढ सकते हैं और बहुत कुछ। और खासकर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एक्स पे, एलन मस्क ने इसको इंट्रोड्यूस किया है और वहां सवाल। शकील जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी शकील जी। ओरिजिनल इंटेलिजेंस के बारे में भी कुछ बताएंगे हम। ठीक ठीक, ओरिजिनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात करेंगे हम। थोड़ा सेकंड राउंड में आएंगे तो ये सब भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे हम। साथ साथ हमारे 5 साथी हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। और ऊपर बैठे, ऊपर वाले खिड़की से जो दिख रहे हैं हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, वो भी थोड़ा मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। वक्फ बिल ये कितना आने वाले समय में परेशानी साबित कर सकता है नरेंद्र मोदी को, इनकी सरकार को? किसान बिल ईवीएम सरकार को जाना पड़ेगा, मुझे तो लगता है कि किसान बिल का, और किसानों ने जैसा आंदोलन किया था वैसा ही आंदोलन हम छेड़ देंगे अगर वक्फ बिल को आपने लागू कर दिया तो। कैसे देखा जाए? राजीव जी, हिंदुस्तान में 2014 में पहली बार एक ऐसी सरकार बनी। ईवीएम गवर्नमेंट, नो सरकार, ईवीएम ओनली, नो बीजेपी, ओनली ईवीएम, कोई सबक नहीं, स्कैम गवर्नमेंट। उसका पहला सूत्र है कि हमें कुछ सीखना ही नहीं है। हम जो कहेंगे, हम जो सोचेंगे, 2014 से देश खत्म हो रहा है, 10 ईयर से देश खत्म हो रहा है। नो वेट 1 आवर लेकर अगर कोई सरकार चलती है तो वो कितनी वो सरकार नहीं चलेगी, जनोन्मुखी होगी, कहा नहीं जा सकता। किसान बिल का भी आपने जिक्र किया, वक्फ बिल वो सरकार चलाने के लायक नहीं है। और भी वक्त वक्त पे जो कानून लेके आते रहे हैं, जो तरीका है, जो साले नजरिया झूठे है, करप्टेड, वो सारी बातें बताती हैं कि सरकार के मन में क्या है। कभी औरंगजेब की कब्र की बात होती है, कभी मस्जिद पर तिरपाल लगाने की बात होती है। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा चाहिए, क्योंकि मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। मुश्किलें, महाराष्ट्र की मुश्किलें दूर होने का नाम नहीं ले रही है। फडणवीस जी को कई सवालों के जवाब, ऑल नेशन प्रॉब्लम। उधर बिहार में चुनाव आसन्न है और बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार की सवारी कब तक वो करेगी, कब तक नीतीश कुमार के कंधे पर चलेगी, कठिन है। तीसरी तरफ देखिए,
बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं कर पा रही है, उसे आरएसएस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि जिससे वो चाहे वो बन जाए, वो नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी है कि वो कोई जनता के हित का फैसला करे। वो तो करेंगे नहीं, लेकिन हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण की बात ही सोचेंगे। पब्लिक का हित नहीं करता वो तो करप्टेड लोग हैं। धार्मिक आइटम हैं तो ये कहा जाता है कि किस तरीके से हिंदुओं के दुकानों पर भगवा झंडा लगना चाहिए या दुकानों पर नाम होना चाहिए। जो हम बीफ एक्सपोर्ट करती है हमारी कंपनियां देश की, उन कंपनियों पर कभी रोक नहीं लगाते कि जो बीफ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं बीफ चलाते वो भाजपा वाले जैसे सब। वो 10 कंपनियों में से 10 की 10 कंपनियां मुस्लिमों की नहीं है, एक भी मुस्लिम की नहीं। सब भाजपा वाले हैं, बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो पाप करते हैं साले। ये पाप का वो पाप का गड़ा भर जाएगा मोदी का और फूट जाएगा। पूरे कोई मदन एबट है, मोदी ने बहुत पाप किया है। गुजरात भी मोदी ने किया है, पुलवामा भी मोदी ने किया है, कुमार है, ईवीएम स्कैम भी मोदी चला रहा है लास्ट 10 ईयर से। राजीव सेंट जेल मिनिमम 50 ईयर्स। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है पब्लिक के लिए? हम जो कर रहे हैं, हमारी कोशिश, मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? किसी भी बहाने सबको अरेस्ट कर लो। होली और शुक्रवार को लोगों ने बता दिया कि देश में किस तरह लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, देश खलास हो जाएगा। औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बढ़ाई। देश का सोचो। अरे औरंगजेब की कब्र का क्या है? क्या है उस कब्र में? चाहे बीजेपी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में है, बीजेपी का प्रधानमंत्री देश में है, सीबीआई के जो सर्वे सर्वा है वो बीजेपी के इशारे पर बने, अमित शाह के गुंडा लोगों के बात पे खुद बराबर भाजपा में कार्य बात पे बस બધું સાફ થઈ तो ऐसे में क्या है, चाहे खोटा मुंह से घुसी गया, ले जाइए और हटा दीजिए। बता खौदरास वो करेंगे नहीं, करने की हिम्मत भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बातें ऐसी करनी है हमें कि झूठ बोलने वाले हैं। और जिन मुद्दों पर आश्चर्य की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री के पास 3 घंटे 17 मिनट અડાણીની જેલમાં નહીં પૂરી એકતા કેટલા દાવા ચાલે पॉडकास्टर से बात करने के लिए 3 કલાકમાં અડાણીની જેલમાં ગાલી દેવું જો। प्रधानमंत्री जी का एक मिनट बहुत कीमती है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री 3.25 घंटे पॉडकास्टर से बात करता है। इसका मतलब इस देश में करने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय पॉडकास्टर से बात करने के लिए। गलत लोगों आ गया। और इस देश के मीडिया से बात करने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। और वहाँ मीडिया भी फूट गई है। आज तक जीटीवी साले गलत है, एनडीटीवी। ट्रंप की केवल उन्होंने आरती नहीं उतारी, ये नहीं कहा कि ट्रंप हमारे भगवान है, ट्रंप इस दुनिया के भगवान है, ये शब्द नहीं कहे। बाकी हद होती है जो बातें उन्होंने कही और जितना समय दिया। मुझे आश्चर्य कि देश के मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष के नेताओं, वो देश के लिए नहीं आया था अमेरिका तो आया था अडानी को बचाने के लिए। देश का तो कुछ भी किया नहीं। बैठने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, लेकिन पॉडकास्टर से बात करने के लिए समय है। तो ये बताता है कि अडानी को जेल में पूरेगा तो हमको मालूम पड़ेगा कि वो अच्छी बात है, बाकी तो सब गलत है। क्या है और हम फिर जा रहे हैं इस महीने के अंत में। हम देखते हैं अडानी को कब जेल में डालते हैं।